हाँ तो कर दिया ना। हाँ तो अभी नमस्कार, राम राम सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ठीक बात, ठीक है सर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बेहतरीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक बात। टॉपिक कौन सा है सर? टॉपिक हमारा राजस्थानी भाषा और साहित्य यानी राजस्थानी भाषा हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थानी भाषा पढ़ेंगे और कुछ राजस्थान में क्षेत्रीय बोलियां हैं वो भी पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सी बोली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक बात। और राजस्थानी भाषा से संबंधित हम साहित्य देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, कहने का मतलब कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी गई और उन रचनाओं को लिखने वाले कौन थे, यानी प्रमुख रचनाकार और उनकी कृतियां पढ़ने वाले हैं। ठीक बात। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे विद्यार्थियों, वो हम कुछ बेसिक जानेंगे कि हमारी जो ये राजस्थानी भाषा है इसका उद्भव मतलब इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है और विद्वान जो है हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानते हैं। ठीक बात। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगर क्लास बीच में छोड़ गए तो ये मान लेना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक बात। समझ में आया ना? तो विद्यार्थियों, बात करते हैं। जब भाषा की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए हमारे भारत में आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य। और उनकी एक भाषा हुआ करती थी जिसे हम बोलेंगे आर्य भाषा। कौन सी भाषा? आर्य भाषा। और आर्यों की कौन सी भाषा थी? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, आर्यों की जो भाषा थी उसका नाम था वैदिक संस्कृत। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। सर ये क्यों बता रहे हो? यहां से कड़ी जोड़ते हुए हम राजस्थानी भाषा की तरफ बढ़ेंगे विद्यार्थियों। ठीक बात। यानी वैदिक संस्कृत कौन सी थी? वैदिक संस्कृत थी। अब ये जो वैदिक संस्कृत मैंने लिखा है, यानी वैदिक संस्कृत के बाद में अगर बात करें कि एक तो जो संस्कृत यानी लिखने में काम में ली जाती थी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत। ठीक बात, ठीक है सर। और एक जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने लगी, पाली। कौन सी? पाली। अब ये पाली जिला नहीं है, पाली एक भाषा है। अब ध्यान देना, ये बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने लगी। ठीक बात है। लेकिन कालांतर में क्या है, जो चीज ज्यादा बोली जाएगी उसमें भी साहित्य धीरे धीरे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे बाद में इसमें भी लिखना शुरू कर दिया। वैदिक संस्कृत, संस्कृत तो एक बार छोड़ दो आप। अब जो ये आपकी पाली है ये अब आगे चलकर तीन भागों में डिवाइड होगी। एक तो होगी सौरसैनी प्राकृत। क्या होगी? आपने कभी नाम सुना होगा, सौरसैनी प्राकृत। एक होगी मागधी प्राकृत जो बिहार वाले क्षेत्र में है, और एक होगी आपकी महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक बात। तो देखिएगा, यानी इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। ये लो भी, यानी एक तो होगा इसका सौरसैनी प्राकृत। क्या होगा? सौरसैनी प्राकृत। ये लो, सौरसैनी प्राकृत सर कहां बोली जाती थी? तो सौरसैनी प्राकृत जो थी वो, ध्यान देना, सौरसैनी प्राकृत का रूप आपको देखने को मिलेगा कहां पर? गुजरात, राजस्थान, यूपी, इस क्षेत्र में। फिर आती है दोस्तों किसकी बारी? मागधी प्राकृत। कौन सी प्राकृत? मागधी प्राकृत। अब जो ये मागधी प्राकृत है, मागधी प्राकृत जो है वो मगध वाले क्षेत्र में, बिहार, कौन सा हो जाएगा? बिहार वाले क्षेत्र में, यानी यहां पर ये इसका स्वरूप देखने को मिलता है। और मागधी प्राकृत के बाद में ध्यान देना यहां पर महाराष्ट्री प्राकृत। कौन सी है? महाराष्ट्री प्राकृत। तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वहां पर महाराष्ट्री प्राकृत। तो एक बार दोबारा देख लो, यानी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में जो संस्कृत है उसमें साहित्य लिखा गया, फिर पाली जो आम बोलचाल की भाषा रही होगी कभी, फिर बाद में धीरे धीरे इसमें भी लिखना शुरू हो गया। सौरसैनी प्राकृत गुजरात, राजस्थान और यूपी वाला इलाका, और मागधी मतलब मगध बिहार वाला इलाका, और महाराष्ट्री प्राकृत मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब जो ये सौरसैनी प्राकृत है, क्या है हमें मुद्दा यही है, सौरसैनी प्राकृत आपको याद रखनी है। सौरसैनी प्राकृत में गुर्जरी अपभ्रंश, आपने नाम सुना होगा। एक तो होता है गुर्जरी अपभ्रंश, एक है सौरसैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो ध्यान देना, इसके हम दो भाग करेंगे। एक भाग मैं कर दूंगा क्या? सौरसैनी अपभ्रंश। क्या बात कर देंगे इसे? इसे लिख दो आप सौरसैन, सौरसैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक बात, ठीक है सर। सौरसैनी अपभ्रंश जो है, ध्यान देना, सौरसैनी अपभ्रंश आगे चलकर इसी से क्या है, हिंदी का स्वरूप सामने आता है। हिंदी क्या आती है? हिंदी आती है। अब जो ये आपकी सौरसैनी अपभ्रंश है इसका एक भाग मैं लिखूंगा क्या? गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है? गुर्जरी अपभ्रंश। बस अपने एग्जाम में प्रश्न यही आता है भाई साहब, गुर्जरी को याद रखना भाई, गुजरी नहीं याद रखना था, गुजरी।
ठीक बात। सोर्स यानी अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ, यूपी वाला क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूपी क्षेत्र, यूपी बेल्ट, उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट। ठीक बात है। और ये जो आप पढ़ते हो ना कभी, सोरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, है ना, सोरसेनी अपभ्रंश मतलब यूपी वाला क्षेत्र हो जाएगा। और गुर्जरी अपभ्रंश, कौन सा अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। तो ध्यान देना, जो गुर्जरी अपभ्रंश है इसमें एक तो हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात का क्षेत्र, है ना, और एक हो जाएगा अपना राजस्थान। इसका मतलब राजस्थान का संबंध किससे है भाई, इसी से है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और गुर्जरी अपभ्रंश से ही मानी जाती है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा। और जो लोग कहते हैं ना राजस्थानी भाषा का कोई स्वरूप ही नहीं है, संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को स्थान तक नहीं दिया है ना, तो ध्यान देना, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि अरे पढ़ो तो सही इतिहास आप, राजस्थानी भाषा किससे निकली है, गुर्जरी अपभ्रंश से निकली है। कौन कहता है इसका स्वरूप नहीं है, बावड़े वो लोग। अब बात करते हैं सर आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, मैं दोबारा लिखना चाहूंगा, गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है, गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक बात। गुर्जरी अपभ्रंश का मतलब ये हो गया कि राजस्थानी, कौन सी, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी। तो अपने लिए जो द मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट यही है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ बहुत बार कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। मैं ये भी बताऊंगा कि गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन कौन से। आपने कभी नाम सुना होगा मोतीलाल मेनारिया, सर नाम तो सुना है, के एम मुंशी, एकीकरण में नाम सुना होगा, के एम मुंशी, है ना। तो वो लोग मानते हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अनेक विद्वानों के अलग अलग मत है विद्यार्थियों। कैसे, जैसे एलपी तेस्तेतोरी का नाम सुना है, एलपी तेस्तेतोरी मानते हैं कि क्या, कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से नहीं हुई है, वो ये कहते हैं कि सोरसेनी से हुई है। ठीक बात है। आपने कभी नाम सुना होगा जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जिनकी किताब आती है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि नागर से उत्पत्ति हुई, किसी हुई, नागर से। खैर वो बात बाद की है, बाद में देखेंगे। अब जो राजस्थानी भाषा है इसके दो स्वरूप सामने आते हैं, एक आता है डिंगल, डिंगल जो पश्चिमी राजस्थान में, एक आता है आपका पिंगल जो पूर्वी राजस्थान में, पिंगल। ठीक बात। पिंगल कहां पर, पूर्वी राजस्थान में। जैसे मान लीजिए राजस्थान है तो डिंगल तो है, मतलब सबसे ज्यादा साहित्य किस में लिखा गया है, डिंगल में लिखा गया है। राजस्थानी भाषा का सबसे कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए सबसे ज्यादा साहित्य किस में लिखा गया है, तो डिंगल में। डिंगल आपको यहां मिलेगी, डिंगल, डिंगल, और पिंगल यहां मिलेगी, पिंगल। ठीक बात है। पिंगल के ऊपर क्या है, ब्रज का प्रभाव है, ब्रिज भाषा। कौन सी भाषा, ब्रिज भाषा, इसका प्रभाव आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक बात है। हालांकि डिंगल पर क्या है, गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई ना। अब हम थोड़ा सा इसमें क्या है डिफरेंस देखेंगे। क्या, ये जो आपका डिंगल है यानी पश्चिमी राजस्थानी, क्या लिख दूं मैं, पश्चिमी राजस्थानी साहित्य, यानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, डिंगल कहलाता है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा, भाषा का साहित्यिक रूप, साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, डिंगल। अब ये जो डिंगल है इसमें ध्यान रखना कि इस भाषा में कौन सा रस प्रधान रहा है, इसमें वीर रस की प्रधानता ज्यादा देखने को मिलती है। कौन सी, वीर रस। और वीर रस की रचनाएं ज्यादातर कौन लिखते थे, चारण। तो चारण साहित्य इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। कौन सा साहित्य, चारण साहित्य। और ध्यान रखना डिंगल को कहते हैं हम विशुद्ध राजस्थानी, मतलब शुद्ध रूप से राजस्थानी अगर कोई है तो वो कौन सी है, आपकी डिंगल है, यानी मारवाड़ी, विशुद्ध राजस्थानी। ठीक बात है। अब बात करेंगे क्या, पिंगल की, पिंगल की बात करेंगे विद्यार्थियों, पिंगल। तो पिंगल का मतलब क्या हुआ, यानी पूर्वी राजस्थानी। क्या लिख दूं मैं, पूर्वी राजस्थानी। थोड़ा सा ये स्वरूप समझना जरूरी है। कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर सीधा ही आप तो रचनाएं बता दो, है ना, तो यहां से भी प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। ठीक बात है। तो एक समझ बननी जरूरी है। पूर्वी राजस्थानी भाषा का भाषा का साहित्यिक रूप, पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, तो आपका ये कहलाता है। इसमें क्या है, यहां पर ब्रज भाषा का प्रभाव होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित यहां पर क्या है आपको काव्य देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ वीर रस की कोई बात नहीं मिलेगी विद्यार्थियों, तो श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलेगी, श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलेगी। दूसरी बात मैंने कहा ब्रज, यानी इसमें ब्रज
इसमें ब्रिज भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। किसका? ब्रिज भाषा का मिश्रण जाहिर सी बात है कोई क्षेत्र विशेष टच में है तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ध्यान रखना यहां पर क्या है, भाट, भाट साहित्य, बाटों ने यहां पर साहित्य ज्यादा लिखा है तो भाट साहित्य यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। ये कुछ कॉमन कॉमन बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। डिंगल और पिंगल में थोड़ा सा क्या है, आपको फर्क होना जरूरी है। ये पश्चिमी राजस्थान है प्यारे विद्यार्थियों और ये पूर्वी राजस्थान है। ठीक बात है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात है। अब तक क्या पढ़ा है? अब तक विद्यार्थियों कुछ नहीं पढ़ा हमने एक सिंपल बात जानी है, क्या कि अपनी जो राजस्थानी है इसका उद्भव किससे हुआ है? मुख्य रूप से गुर्जरी अपभ्रंश। याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? गुर्जरी अपभ्रंश। अब मैं आपको वो भी बता देता हूं क्या कि कौन कौन विद्वान गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। तो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति के मत में एक मत कौन कौन है? तो ध्यान देना, गुर्जरी अपभ्रंश मानने वाले दो विद्वान आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो है मोतीलाल मैनारिया, मोतीलाल मैनारिया, इसको हम आगे खूब पढ़ेंगे मोतीलाल मैनारिया को, मोतीलाल मैनारिया। और ध्यान देना क्या, एक आपका के एम मुंशी। तो मैं वाले, मैं से मोतीलाल, मैं से मुंशी, मैं से मोतीलाल, मैं से मुंशी क्या करते हैं? गुजरी। क्या मानते हैं? गुजरी मानते हैं। और फिर ध्यान देना क्या, सौर सैनी से कौन मानता है? सौर सैनी। भाई राजस्थानी भाषा जो है ये सौर सैनी का रूप है, ये कौन मानता है? तो मानता है कौन? सौर सैनी से मानने वाले विद्वान है एलपी तेस्ते तोरी, इटली के रहने वाले एलपी तेस्ते तोरी। उसके बाद में एक और है महावीर प्रसाद। कौन है? महावीर प्रसाद। खैर आपको इतना याद नहीं रखना है। और उसके बाद में नागर से कौन मानते हैं? नागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो नागर से मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम, जॉन अब्राहम नहीं है, पहले बात तो ये ध्यान रखना। कई टाबर किया गया गलती है, कई टाबर यहाँ सोचा गुरुजी गलत लिखी है, जॉन इब्राहिम मोड़ो, नहीं गलत है, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में लिखी थी इन्होंने, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक बात है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य मैंने आपको फर्क बताया। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, तो यहां तक मामला आपके क्लियर होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे राजस्थानी भाषा का विकास पढ़ाऊंगा आपको मैं। ले लिया? ठीक है, चलो अब दोस्तों ध्यान देना क्या, राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा का विकास क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थानी भाषा जो है इसका विकास पढ़ेंगे दोस्तों। राजस्थानी भाषा का विकास पढ़ेंगे तो ध्यान देना, राजस्थानी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति है वो लगभग कौन सी शताब्दी में मानी जाती है? देखो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, तो राजस्थानी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है विद्यार्थियों 12वीं शताब्दी से लगभग। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी। ठीक बात है। अब चलते चलते यहां पर एक बात और भी देखेंगे, क्या राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस, मैं इसको एक साथ ही क्यों बता रहा हूं यहीं पे, तो इसके पीछे कारण है। देखो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन सी में? 12वीं शताब्दी में। तो 12 को उल्टा कर दो, 21 फरवरी। क्यों? है ना मजेदार बात। यानी राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, क्या अब हम कुछ काल देखेंगे, जैसे अपन बात करेंगे गुर्जरी अब्रस, अभी हमने पढ़ा था। तो गुर्जरी अब्रस जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य। कौन सा अब्रस है? गुर्जरी अब्रस। ठीक बात, लिखो भाई। यानी गुर्जरी अपभ्रंश क्या है? गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश जो है, अब ध्यान देना, गुर्जरी अपभ्रंश का टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी, 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है? 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी माना जाता है। फिर गुर्जरी अब्रस के जस्ट बाद में आती है प्राचीन राजस्थानी। कौन सी आती है? प्राचीन राजस्थानी जो है इसका स्वरूप माना जाता है 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, यानी प्राचीन राजस्थानी। ये क्या है? विकास चल रहा है इसका, राजस्थानी भाषा का, प्राचीन राजस्थानी। अब जो ये प्राचीन राजस्थानी है इसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है कब? 13वीं शताब्दी,
कौन सी शताब्दी है? 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। इसका मतलब हमारी राजस्थानी भाषा आज की नहीं है, राजस्थानी भाषा बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे मूर्खो, क्यों नहीं है? जरा पढ़ो तो सही है। इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो, फिर आप ये देखो कौन कहता है राजस्थानी भाषा का अस्तित्व नहीं है? बिना टांग और बिना पूंछ की बात करते हैं कई लोग, ठीक है? तो अक्ल को नहीं कहनी है। राजस्थानी भाषा, प्राचीन राजस्थानी का स्वरूप है वो 13वीं शताब्दी, क्या 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य आता है दोस्तों। और ध्यान देना क्या कि ये जो प्राचीन राजस्थानी यानी 13वीं से 16वीं शताब्दी, यहां पर लगभग जैन साहित्य देखने को ज्यादा मिलता है। कौन सा साहित्य? हालांकि जैन साहित्य 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गया था। जैन साहित्य, जैन क्या लिखा मैंने? जैन साहित्य। अब हिंदी साहित्य में एक इतिहासकार हुए थे जैन साहित्य की। एक बात बताता हूं मैं आपको, ARC, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को साहित्य ही नहीं माना, जैन साहित्य को साहित्य का दर्जा ही नहीं दिया, जैन साहित्य को साहित्य का दर्जा नहीं दिया, बल्कि धार्मिक प्रवचन कहकर नकार दिया। क्या बोला? ये तो धार्मिक प्रवचन है। किसने? ARC, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना? हिंदी की रीढ़ कहे जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को साहित्य का दर्जा ही नहीं दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जैन शब्द जो है, इसमें ध्यान देना विद्यार्थियों, जब हिंदी की बात चल गई तो जैन शब्द की जब संधि विच्छेद करेंगे तो जिन प्लस में ए, क्या होगा? जिन प्लस में ए। जैसे जैसे एक शब्द आता है सेव, क्या आता है? सेव। सेव शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शिव प्लस में ए, शिव धन ए, शिव धन ए। याद रखना, ही ऐसी बातें होती है। अब जो जैन साहित्य है इसमें, अब जब हिंदी की बात आ गई, ध्यान रखना क्या, हिंदी की पहली रचना, हिंदी की पहली रचना जो है वो एक जैन रचना को माना जाता है जिसका नाम है श्रावकाचार। क्या है? श्रावकाचार। इसमें धार्मिक उपदेश है। श्रावकाचार ये रचना किसकी है? तो आचार्य देवसेन, आचार्य देवसेन, ये जैन मुनि थे। आचार्य देवसेन जो 933 ईस्वी में लिखी गई थी, 933 ईस्वी में लिखी गई थी। ध्यान देना, यहां पर 13वीं शताब्दी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 933 ईस्वी में पहली बार लिख दिया था। ये 250 दोहे हैं इसमें। कितने? 250 दोहे, 250 दोहे हैं। हालांकि इतना आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, क्या? गुर्जरी अब्रस के बाद ये प्राचीन राजस्थानी का जो स्वरूप है हमारे सामने कब आता है? लगभग 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य। इसमें ज्यादातर आपको जैन साहित्य देखने को मिल जाता है 13वीं से 14वीं के बीच में। अब ध्यान देना, यहां पर जैन, तो मैंने जैन साहित्य की थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात आपको बता दी है, ठीक है? हालांकि हम आगे बढ़ेंगे। क्या को एक हिंदी में एक विद्वान आता है जिसका नाम है गणपति चंद्रगुप्त। क्या आता है? गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त जो है वो हिंदी की पहली रचना जो है वो मानते हैं किसे? बरतेश्वर बाहुबली, बरतेश्वर बाहुबली वो कौन है? फिल्म कौन है? बरतेश्वर बाहुबली, हाँ, बरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है? हाँ, तो ये तो हिंदी की बात हो जाएगी। चलो छोड़ो इसे, क्योंकि फिर हिंदी का मामला आ जाएगा तो ये आपके थोड़ा सा क्या है, मामला बाहर है। सालीभद्र सूरी ने लिखा था इसे, ठीक बात है, 1184 ईस्वी में, 1184 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नंबर 3। तो यहां तक मामला समझ में आ गया क्या? देखो, गुर्जरी अब्रस 11वीं से 13वीं, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं, 13वीं से 16वीं। अब आती है मध्यकालीन राजस्थानी। क्या आती है? मध्यकालीन राजस्थानी 16वीं से 18वीं। यानी अब बात आता है क्या? मध्यकालीन राजस्थानी की, मध्यकालीन राजस्थानी। और मध्यकालीन राजस्थानी जो है, धीरे धीरे राजस्थानी का विकास हो रहा है, और मध्यकालीन राजस्थानी जो है वो 16वीं, क्या है, 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 18वीं। पहले पड़ेगी बात, देखो 11वीं से 13वीं, फिर 13वीं से 16वीं, फिर 16वीं से 18वीं, 16वीं से 18वीं। इसमें क्या है, ज्यादातर आपको वीर रस देखने को मिलता है। क्या? वीर रस देखने को मिलता है, ठीक बात है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा विजयपाल रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदोई। नंबर 4 आता है आधुनिक राजस्थानी। क्या आती है? आधुनिक राजस्थानी। और आधुनिक राजस्थानी का स्वरूप है वो अभी तक टू बी कंटिन्यू, विकासशील है, टू बी कंटिन्यू। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो, अब बात करते हैं दोस्तों, क्या आपसे पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल पूछ ले तो क्या बताएंगे? तो 1650 से लेकर 1850, 1650 से लेकर 1850। तो मैं कहां लिखूं? यहां लिख दूं? चलो नीचे लिखते फिर। देखो, क्या आपसे कह दे राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, मतलब गोल्डन पीरियड, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे?
तो बता दो उसे क्या, 1650 से लेकर 1850 ईस्वी। कहने का तात्पर्य ये हो गया विद्यार्थियों, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1650 ईस्वी का मतलब हो गया 17वीं शताब्दी। क्या हो गया, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच। यहां पर क्या है, राजस्थानी भाषा में खूब साहित्य लिखा गया और ये राजस्थानी भाषा का गोल्डन पीरियड माना जाता है, राजस्थानी भाषा का गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो यहां तक हमने बात कर ली विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल लहजे में हमने बात की राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। अगर बात करें तो नॉर्मल अगर बात करें तो कौन सी शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ठीक बात है जी हाँ, उत्पत्ति की बात कर रहा हूं। और उसके बाद में धीरे धीरे विकास हो रहा है, गुर्जरी अब्रस, फिर प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्यकालीन राजस्थानी, फिर आधुनिक राजस्थानी। फिर कौन सी है, आधुनिक राजस्थानी। 12 और 21 आपको याद रखना है, क्यों, 21 फरवरी क्या है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस। अब हम कुछ प्रूफ देखेंगे कि राजस्थानी भाषा के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलिए ठीक है। अब देखो, खूब पढ़ा होगा आपने, मैं नाम लेते ही आप बता दोगे, उद्योतन सूरी। क्या है, उद्योतन सूरी, एक विद्वान हुए हैं उद्योतन सूरी। ये वत्सराज के दरबार में थे। वत्सराज, जानते हो वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार जब पढ़ेंगे तब आएगा। वत्सराज के दरबारी कवि, वत्सराज के दरबार में थे। ओके, अब बात करेंगे उद्योतन सूरी जो है, ये कब की बात है सर, ये लगभग 8वीं शताब्दी। क्या है, 8वीं शताब्दी। इनको क्यों पढ़ रहे हैं सर, अरे रुको तो सही, इसकी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। इन्होंने एक रचना लिखी थी विद्यार्थियों, उद्योतन सूरी ने, और उस रचना का नाम क्या है, तो उस रचना का नाम है कुवल्यमाला। क्या है, कुवल्यमाला, कुवल्यमाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कुवल्यमाला। कौन सी है, कुवल्यमाला, किसकी है, उद्योतन सूरी, किसकी है, उद्योतन सूरी। अब इसमें क्या है कि मरु भाषा का उल्लेख है, कुवल्यमाला में किसका उल्लेख है, मरु भाषा, मरु भाषा, मरु भाषा का उल्लेख है, ठीक है। और साथ के साथ इसी कुवल्यमाला में क्या है, 18 देशी भाषाओं का भी वर्णन किया गया है, 18 देशी भाषाओं का भी उल्लेख है। याद रह जाएगा क्या, सिंपल बात है ना, हाँ। और ये प्रश्न जो है, ये राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए 3 स्टार क्वेश्चन है ये। उद्योतन सूरी, कुवल्यमाला, मरु भाषा का उल्लेख, 18 देशी भाषाओं का, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कौन सी शताब्दी, 8वीं शताब्दी। इसकी एक एक बात आपको याद होनी ही चाहिए, शर्त है ये। अगर आपको मतलब नौकरी लगना है तो इसको आप भूल नहीं सकते। इसका एक प्रश्न जरूर आता है, या तो इसकी रचना पूछ लेगा, या इसकी शताब्दी पूछ लेगा, या कह देगा मरु भाषा का उल्लेख कहां मिलता है, या कह देगा कि कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। शताब्दी कौन सी, 8वीं, 8 के पहले क्या लगा दो, 1, 18 देशी भाषाओं को उल्लेख है। कुवल्यमाला किसकी है, उद्योतन सूरी की। तन पे माला, तन पे क्या डाल दो, माला, तन पर माला, ठीक, समझ में आ गया ना। अब बात करेंगे दोस्तों, एक और है, क्या है, अबुल फजल, नाम सुना होगा आपने, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, मोहम्मद नैन्सी। देखो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, वैसे आईने अकबरी, आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो है ये किसने लिखी, अबुल फजल ने। अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, इस आईने अकबरी में क्या, देखो प्रश्न आता है कि अबुल फजल किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। यहां पर क्या आता है, अपने मरु भाषा का उल्लेख है। अबुल फजल इसमें क्या लिखता है, एक शब्द यूज करता है, मारवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा भाई साहब, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हमें कहां देखने को मिलता है, अबुल फजल, अबुल फजल के पास देखने को मिलता है। मारवाड़ी भाषा का उल्लेख करता है ये आदमी, कर देता है, ठीक बात है। शताब्दी कौन सी है, तो आप जानते हो अकबर को 16वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी है, 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। ये 8वीं है, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक बात है। डबल कर दो, जस्ट 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 क्या कर दो, डबल कर दो, ठीक बात, ओके सर। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, क्या, अब वेरी इंपॉर्टेंट आता है एक आदमी, और जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। और जॉर्ज अब्राहम गिरियसन जो है, ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने एक किताब लिखी थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या लिखा था, द लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, एक मिनट रुकना,
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये किताब किसकी है? द जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर कब लिखी थी? 1912 के आसपास, 1912। इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान देना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा, किसका? राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। तीनों ही प्रश्न अलग अलग है। राजस्थानी भाषा, किस भाषा का? राजस्थानी भाषा उल्लेख मिलता है। ठीक बात है, समझ में आ गई बात। देखो सबसे पहले क्या है? उद्योतन सूरी कौवल्यमाला, मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक बात है। अबुल फजल का क्या है? आईने अकबरी, इसमें मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये बंदा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912, राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। इसकी एक बात और बताता हूं आपको, क्या भाषा के आधार पर राजस्थान को नाम क्या दिया था इन्होंने? राजस्थानी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर, जैसे हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान को राजपुताना किसने कहा? तो जॉर्ज थॉमस ने कहा था। राजस्थान को रायथन, रजवाड़ा, राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया। तो ध्यान देना उसी प्रकार से कि राजस्थानी नाम देने वाला कौन था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यानी क्या नाम दिया इसने? राजस्थानी नाम दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थियों, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात? हाँ ठीक है भी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है भी। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, कुछ कालखंड है, उन कालखंड पर हम चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात आती है किसकी? प्राचीन साहित्य। किसकी बात आती है? प्राचीन साहित्य। प्राचीन साहित्य। और जो प्राचीन साहित्य है इसकी टाइम पीरियड ठहरती है 1050 से लेकर 1450 ईस्वी। यानी पूरा पूरा किसका? 400 का अंतर है। कितने का? 400 का। 400 का डिफरेंस है। 1050 से अपना 1450 है। 1050 से 1450 प्राचीन साहित्य। फिर बात आती है दोस्तों क्या? मध्यकालीन साहित्य। क्या आती है? मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य। अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी पढ़ना होता है और वो सोच रहे होंगे सर मोहनोत नैणसी कब आएगा, है ना, और कन्हैयालाल सेठिया कब आएगा, है ना, सूर्यमल मिश्रण कब आएगा, जल्दी जल्दी कहानी खत्म करो बताओ। हाँ, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कब आएगी? तो ध्यान देना विद्यार्थियों, एक बार आपको ये विकास यात्रा पता होनी चाहिए। मध्यकालीन साहित्य, तो ध्यान देना मध्यकालीन साहित्य ये यहां पर कितना है? 1450। तो 1450 से लेकर 400 जोड़ दो, 1850। कितना जोड़ा है? 400। अब ध्यान देना मजे की बात, मध्यकालीन साहित्य जो है इसके दो पार्ट होंगे विद्यार्थियों। कितने? दो। एक तो होगा मध्यकाल का पहला मतलब पूर्व मध्यकालीन। क्या होगा? पूर्व मध्यकालीन। समझ में आई कहानी? ठीक है सर, पूर्व मध्यकालीन साहित्य। फिर एक होगा विद्यार्थियों नंबर 2, उत्तर मध्यकालीन। उत्तर मध्यकालीन, उत्तर का मतलब होता है बाद में, उत्तर मध्यकालीन। यहां उत्तर का मतलब वो नहीं है आंसर। अब ध्यान देना पूर्व मध्यकालीन, तो पूर्व मध्यकालीन कहां से स्टार्ट होगा? 1450। 1450 से लेकर 1650, मतलब 200 जोड़ दो। ठीक बात। अब ये कहां से होगा? ये 1650 से लेकर और लास्ट कितना है? 1850। यानी इसी के तो टुकड़े किए हमने, इसी के टुकड़े किए तो 400/2 कर दो, यानी 200 साल का डिफरेंस कर दो। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों नंबर 3। और नंबर 3 पे क्या आता है? देखो सबसे पहले क्या है? प्राचीन साहित्य। उसके बाद में क्या है? मध्यकालीन साहित्य। फिर लास्ट में क्या आएगा? सीधी सी बात है, आधुनिक साहित्य। क्या आएगा? आधुनिक साहित्य। नंबर 3 आएगा आधुनिक साहित्य। ठीक, ओके रिपोर्ट। आधुनिक साहित्य कहां से? 1850 ईस्वी से लेकर टू बी कंटिन्यू। टू बी कंटिन्यू। मामला समझ में आएगा? बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया मैंने। अब हम एक एक पर मतलब क्या है, थोड़ा डिबेट करेंगे और डिटेल से आपको बताऊंगा मैं कि प्राचीन साहित्य जो है, प्राचीन साहित्य जो है इसे क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका प्राचीन साहित्य। और ध्यान देना, ये जो आपका प्राचीन साहित्य है, क्या प्राचीन साहित्य जो है ये 1050 से लेकर, अब आप खुद बता दोगे कितना है? 1450। कितना है? 1450 ईस्वी। प्राचीन साहित्य को बहुत से विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो क्या है? प्राचीन साहित्य। प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा गया उसमें क्या है? मतलब वीरों की गाथा का गुणगान किया गया, यानी जो राजा महाराजा थे उनके दरबार में जितने भी कवि थे, ठीक है, उन कवियों का काम क्या था? वहां के राजाओं की क्या करना? गुणगान करना। मतलब युद्ध वगैरह होते थे तो युद्धों में क्या है? राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, मतलब वीर गाथा काल। ठीक है, तो यानी प्राचीन साहित्य जो है, प्राचीन साहित्य जो है इसका नाम क्या मिलता है? वीर गाथा काल।
वीर गाथा काल। क्या नाम मिलता है? वीर गाथा काल नाम मिलता है। और ये जो वीर गाथा काल नाम दिया था, ये दिया था ARC ने, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहां पर थोड़ी बात मैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, इसलिए थोड़ी बहुत मतलब एक्स्ट्रा बात आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। ये जो आपका वीर गाथा काल है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा था आदिकाल। क्या कहा था? आदिकाल। क्या कहा था? आदिकाल। उसके बाद में एक बंदे का नाम आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या नाम दिया था वो भी देखेंगे हम। चलो बता देता हूं, वीरकाल। क्या कहा था? वीरकाल। वीरकाल, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ध्यान देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, फिर एक नाम आता है किसका? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। एक मिनट रुकना भाई। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे क्या नाम दिया था? चारण काल। क्या कहा था? चारण काल। भाई ये तो चारणों का काल है। हाँ, चारण, चारण मैंने आपको कहा था ना, डिंगल, डिंगल जब बताया था मैंने आपको, तो वहां पर क्या चारण साहित्य ज्यादा लिखा गया था। मतलब चारण लोग क्या करते थे? मतलब वीर गाथा काल लिखते थे, मतलब वीरों का गुणगान करते थे। तो गिरियसन, गिरियसन ने मतलब इसे क्या कहा? चारण काल का। ठीक बात है। अब बात करेंगे क्या? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने इसे क्या नाम दिया? संधि व चारण काल। क्या कहा था? संधि व चारण काल। ठीक है। और सिद्ध सामंत साहित्य, सिद्ध सामंत साहित्य वो बाद में करेंगे, राहुल सांकृत्यायन का नंबर आता है। तो एक बार आप इतना याद करो क्या, कि सबसे पहले क्या है आपका ARC, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा? प्राचीन साहित्य को इसे कहा था वीर गाथा काल। क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। ठीक बात है। और संधि व चारण काल कहने वाला कौन था? तो राम कुमार वर्मा। कौन था? राम कुमार वर्मा था। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। ठीक बात है। उसके बाद में आता है सिद्ध सामंत काल, आता है नाम आता है राहुल सांकृत्यायन। क्या आता है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। अब अगर कभी आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आप लोग जानते हो राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है। और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग नाम दिया था विद्यार्थियों, जैसे अंधकार, मतलब ये जो प्राचीन काल है, मतलब प्राचीन साहित्य जो है, यानी वीरगाथा काल जो है, इसे अंधकार काल किसने कहा था? अंधकार मतलब अठे तो आंधा लोग है, आए भी लिख दे, मतलब अंधकार काल कहा था पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, यानी पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा था? अंधकार काल। और एक और है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? तो मिश्र बंधु नाम जानते हो ना? एक है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। और मिश्र बंधुओं ने कहा था आरंभिक काल। बस इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी फिर हिंदी का मामला हो जाएगा। अब यहां से प्रश्न ये पूछा हुआ है, ये वाला, ये राजस्थान जीके में पूछा हुआ प्रश्न है। अब ध्यान देना, क्या आरंभिक काल, मतलब ये तो क्या है? शुरुआती काल है। आरंभिक काल ये कहने वाला कौन था? मिश्र बंधु। कौन थे? मिश्र बंधु। एक ही आदमी का नाम नहीं है मिश्र बंधु भाई, ये हाँ मिश्र बंधु। ठीक बात, 3 भाई। अब देखो क्या, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की रीड कहे जाते हैं। उसके बाद में क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। उसके बाद में वैसे विश्वनाथ, वैसे वीरकाल, वैसे विश्वनाथ, वैसे वीरकाल। उसके बाद में गिरियसन, गिर गया चरणों में, गिरियसन गिर गया चरणों में, किसके? चारणों के चरणों में। ठीक बात। रामकुमार वर्मा ने कहा था संधि व चारण काल, संधि व चारण काल। राहुल सांकृत्यायन, स से सांकृत्यायन ने स से सिद्ध, स से सामंत काल कहा था। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा था। इस पृथ्वी के ऊपर कुल मिला के क्या है? अंधकार है। पृथ्वी पे कुल मिला के क्या है? अंधकार है। ठीक बात है। और आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा था। यह बात समझ में आ गई क्या? पल्ले पड़ गई बात है? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई लोड लेनी नहीं है। अगर आपको याद होता है तो बढ़िया बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या कि प्राचीन साहित्य जो है, यहां पर एक आदि रचना की भी चर्चा करेंगे। तो रचना में यहां बता देता हूं आपको। देखो यहां पर एक रचना है रणमल छंद, बहुत इंपॉर्टेंट है रणमल छंद। किसकी रचना है? रणमल छंद रचना है श्रीधर,
श्रीधर की रचना है। किसकी है? श्रीधर, ये रचनाकार है और ये एक रचना है रणमल छंद। रणमल छंद, हालांकि रणमल छंद जो है, रणमल छंद ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या भक्ति काल की रचना मानी जाती है, क्योंकि भक्ति काल की बाउंड्री को ये स्पर्श करती है। 1454 विक्रमी संवत में लिखी गई थी और ये भक्ति कालीन वीर रस की रचना है। ये क्या है? भक्ति कालीन वीर रस की रचना है। भक्ति कालीन वीर रस की रचना है। भी भक्ति काल ही नाम आ गया और वीर रस आ गया तो ये बात थोड़ी जची नहीं, लेकिन भक्ति काल में लिखी गई वीर रस की रचना कौन सी है? रणमल छंद है। ये प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछ लिया कि रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर। कौन है? श्रीधर। कहानी क्या थी? इडर के एक राजा थे रणमल। इडर का मतलब, इडर मतलब गुजरात। गुजरात, इडर के राजा थे, कौन थे? रणमल थे। और पाटन का सूबेदार जफर खां के बीच युद्ध है। ठीक बात, चलो बता ही देता हूं। क्या रणमल छंद में क्या है? इडर। देखो, इडर के राजा कौन? रणमल। ये रणमल वो नहीं है, हाँ, इडर के राजा रणमल, वह पाटन का सूबेदार, पाटन के सूबेदार जफर खां के बीच, पाटन के सूबेदार जफर खां के मध्य लड़ाई का वर्णन है। भी सीधी सी बात है, तभी तो इसे क्या कहा था? वीर गाथा काल। क्या कहा था? लगभग लड़ाई चर्चा है कि वो बड़ बैंग मार दी, बड़ बैंग मार दी। हाँ, सिर्फ धरण की बात है कि युद्ध में क्या काम हुआ है? रण। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध क्षेत्र। देखो, याद करने का तरीका देखो आप, रण का मतलब क्या होता है? युद्ध क्षेत्र। रण का मतलब युद्ध क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि आपने फिल्म में नहीं होती डिशुम डिशुम, तो अटक के अड्डुक बाजे, तो रण, रण का मतलब युद्ध। और युद्ध में किसी के क्या कर देते हैं भाई साहब? धर ही देते हैं। कि युद्ध में किसी के क्या कर देते हैं? धर देते हैं। तो युद्ध में किसी के क्या कर देते हैं? धर देते हैं, धर देते हैं। अब धरनो मतलब समझ गया? हाँ, धर देते हैं। तो इसका मतलब रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की। बात आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक बात है। अब बात करेंगे दोस्तों क्या? मध्यकालीन साहित्य। थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रो करा रहा हूं आपको, फिर हम धीरे धीरे रचना की तरफ बढ़ेंगे। मध्यकालीन साहित्य। अब मध्यकालीन साहित्य जो है, इसकी टाइमिंग बताओ आप मुझे। तो सर 1450 से लेकर 1850। बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही बताया आपने भी। वो 1050 से 1450 है, तो ये 1450 से लेकर 1850, मतलब कितने का अंतर है? 400 का डिफरेंस चलेगा। कितने का? 400 का डिफरेंस चलेगा। अब ध्यान देना क्या विद्यार्थियों, इस काल में क्या हुआ? विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे। विदेशी आक्रमण ज्यादा हो रहे थे, जनता पर क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। ध्यान से सुनना, मंदिर वगैरह तोड़े जा रहे थे। आप लोग जानते हो, ठीक बात है, क्योंकि जितने भी आक्रांता थे, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे, वो क्या थे? मुस्लिम थे। उन्होंने क्या है? भारत में हिंदुओं के मंदिर वगैरह तोड़े। आप लोग भली भांति जानते हो, औरंगजेब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है दोस्तों। ध्यान देना, वो तो औरंगजेब क्या है? जीर्ण माता से मतलब क्या है? थोड़ा हो गया था मामला, तो जीर्ण माता ने क्या है? मधुमक्खी छोड़ दी थी, इसीलिए जीर्ण माता को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी। क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। ठीक बात है। फिर हाथ जोड़ जोड़ के पेटो सुनाई मसाई औरंगजेब। औरंगजेब की दोनों आंखें सुझा दी, दोनों आंखें सुझा दी। यहाँ माखी लड़की बन गई, शायद माखी। तो मध्यकालीन साहित्य क्या है? 1450 से 1850 है। अब बात कर रहा था दोस्तों मैं, क्या विदेशी आक्रमण ज्यादा हो रहे थे, जनता पर अत्याचार हो रहे थे। ठीक बात है, मंदिर वगैरह को तोड़ा जा रहा था, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जा रहा था। हिंदुओं का क्या कर रहे थे ये लोग? धर्म परिवर्तन कर रहे थे। ठीक बात है, इन सब से परेशान होकर जनता क्या है? परेशान हो गई थी भाई साहब। तो जनता ने क्या किया? फिर भक्ति का मार्ग अपना लिया। बोल छोड़ो रे बड़ंदेवान, हाँ, भक्ति का मार्ग अपना लिया, यानी संतों की शरण में चले गए। तो मध्यकालीन साहित्य जो है, इसे एक अन्य नाम और भी दिया जाता है, भक्ति काल। क्या नाम देते हैं? भक्ति काल। समझ में आ गया ना? अब यहां पर कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी गई थी, जैसे आप लोग जानते हो सॉरी, माधोदास। क्या है? माधोदास ददीवाड़िया। माधोदास ददीवाड़िया ने एक रचना लिखी थी, राम रासो। क्या लिखा था? राम रासो। और कुंभकर्ण ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था रतन रासो। क्या? रतन रासो। ये दोनों रचनाएं पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्या? तो कुंभकर्ण की एक रचना कौन सी है? कुंभकर्ण। क्या गुरु जी? वो रावण और भाई के कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की रचना कौन सी है? रतन रासो। कौन सी है? रतन रासो। रतन रासो। ठीक बात है। ये कुंभकर्ण ने जो रचना लिखी थी, रतन रासो, ये रावल रतन सिंह नहीं है, ध्यान देना, ये रावल रतन सिंह नहीं है। तो सर कौन से हैं ये? ध्यान देना, रतन सिंह, रावल रतन सिंह नहीं है, बल्कि क्या है? औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था 1458 में। तो ध्यान देना, दारा सिकों की तरफ से लड़ रहे थे कौन? रतन सिंह।
मध्य प्रदेश, रतन सिंह क्या है, ये मध्य प्रदेश के मतलब राजा थे। तो ध्यान देना क्या है, रतन रासो लिखा गया था इनकी वीरता के ऊपर। अब ध्यान देना क्या, एक रचना मैंने और बताई थी आपको, माधो 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 दास ददीवाड़िया, इनकी एक रचना है विद्यार्थियों, कौन सी, राम रासो। राम रासो, तो रासो वो को नहीं आप घरे कह ग्राम, हाँ ये रसो हो रही है, हाँ जानने शेको हो रही है, शेको को नहीं हो। कुंभकर्ण ने क्या लिखा, रतन रासो। माधोदास ददीवाड़िया ने क्या लिखा, राम रासो। क्या लिखा, राम रासो। एक नाम हो रहा था मेरे दिमाग में, जैसे सायाजी झूला, क्या नाम है, सायाजी झूला, टगुजियों को नाम है बिल्कुल, सायाजी झूला, सायाजी झूला। कुछ कुछ रचनाएं हम यहीं पढ़ लेंगे, कुछ कुछ रचनाएं यहीं पढ़ लेंगे, बाद में जो बची हुई रचनाएं बाद में देखेंगे। सायाजी झूला ने क्या लिखा, नाग दमन रुक्मणी, नाग दमन रुक्मणी हरण, क्या लिखा था, नाग दमन, नाग दमन रुक्मणी हरण, नाग दमन रुक्मणी हरण, किसने लिखा, सायाजी झूला। किसने लिखा, सायाजी झूला। ये इडर के राजा, ये सायाजी झूला जो थे, ये इडर के राजा कल्याणमल, इडर के राजा कल्याणमल के दरबार में रहा करते थे। और एक चीज और बताता हूं मैं, क्या सर आपको, कि सायाजी झूला जो थे ये अकबर के समकालीन थे, ये प्रश्न आया हुआ है। सायाजी झूला जो थे वो अकबर के समकालीन थे, किसके, अकबर के समकालीन। जैसे पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के समकालीन, बिल्कुल अकबर के समकालीन थे, समकालीन थे, ठीक है। जैसे संत दादू दयाल अकबर के समकालीन थे, ठीक बात है, यानी अकबर के समकालीन थे। और ये इडर के राजा कल्याणमल के दरबार में थे, इडर के राजा, इडर राजा कल्याणमल के दरबार में थे, कल्याणमल के दरबार में। क्लियर, मामला समझ में आया ना। तो ध्यान देना, कुंभकर्ण, अब मैं याद करवाता हूं आपको, क्या, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ने क्या लिखा, रतन रासो। देखो कर्ण, कर्ण का मतलब आप ये समझो कान, क्या, कान, और कान किस पे होता है, तन पे, ठीक है। कर्ण का मतलब क्या है, कान, और कान किस पे होता है, तन पे, तन का मतलब शरीर, तन का मतलब शरीर। अरे भाई कान जो होता है वो शरीर पर तो होता है, आता है कौन, बारह जेब में गालिया रखा पा कान, जी करे लगा लियो काट गए, ठीक है। तो कान कहेंगे ऊपर वह तन पर, तो ध्यान रखना, करण, करण आए तो तन है, ठीक है। माधोदास ददीवाड़िया ने क्या लिखा, राम रासो। एक तरफ माधो है, एक तरफ राम है, एक तरफ माधव है, एक तरफ राम है। और सायाजी झूला ने क्या लिखा, नाग दमन, क्या लिखा, नाग दमन। साया, साया ऐसे याद रखो, साय को, साय को मतलब रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर क्या है, नाग का खतरा रह सकता है। और एक लिखा इन्होंने रुक्मणी हरण, साय मतलब रात को बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि कोई किडनैप कर सकता है भाई साहब, किडनैप, अपहरण, किडनैप। तो ये मैंने कुछ आपको याद करवाने का प्रयास किया है, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं, पहले रुको, बाद में लिए स्क्रीनशॉट, था बड़ी तावड़ हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रचनाएं, तीनों रचनाएं जो मैंने लिखाई है ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया होगा, ओके। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या नंबर 3 आता है आपका, अभी तक कौन सा देखा था हमने, अभी देखा था दोस्तों मध्यकालीन साहित्य। कौन सा देखा था, मध्यकालीन साहित्य। अब ये जो मध्यकालीन साहित्य है, इसको हम बात करेंगे, इसके हम दो टुकड़े किए थे हमने। तो नंबर 1 कौन सा है, पूर्व मध्यकाल। तो ये आप इसे पूर्व मध्यकाल कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पूर्व मध्यकालीन साहित्य, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना। तो ये क्या है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य, जो मैंने है आपको बता दिया है। अब नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, उत्तर मध्य, क्या लिखेंगे, उत्तर मध्य कालीन साहित्य, उत्तर मध्यकालीन साहित्य। और उत्तर मध्यकालीन साहित्य जो है विद्यार्थियों, ये आपका यहां पर क्या है, यहां पर सुनना, अब जरा सुनना आप, क्या सर, मैंने पहले क्या कहा था आपको, यानी पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में मैंने कहा कि विदेशी आक्रमण थोड़े ज्यादा हो रहे थे, जनता परेशान हो गई थी भाई साहब। तो जनता परेशान हो गई, लास्ट में आदमी के राम राम करेगो, मतलब भक्ति का मार्ग अपना लिया था, ठीक बात है। अब उत्तर मध्यकाल में क्या हुआ, हालांकि युद्ध तो यहां भी हो रहे थे, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा युद्ध विराम लगा, क्या लगा, युद्ध विराम, पहले की अपेक्षा क्या है, युद्ध विराम, मतलब युद्ध कम हो रहे थे,
अब युद्ध कम हो रहे थे, ध्यान देना। पहले लोग क्या है, राम की शरण में, भगवान राम की शरण में, कृष्ण की शरण में जा रहे थे, ठीक है, हाँ, डरता गुगु धोकर लग रहा। अब क्या है, यहां पर युद्ध विराम हो गया। अब युद्ध विराम हो गया तो इसका मतलब अब कवि लोग क्या करेंगे, बेले बैठे, तो बेले बैठे आदमी के दिमाग में क्या होगी, फिर श्रृंगार की बातें होगी। क्या होगी, श्रृंगार की बातें होगी, नीति परक बातें होगी। तो ध्यान देना, यहां पर श्रृंगार व नीति परक दोहे लिखे गए, नीति परक, है ना। इसलिए ध्यान देना, इसे क्या कहते हैं, इसका एक अन्य नाम और भी मिलता है, रीतिकाल। क्या मिलता है, इसे रीतिकाल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, रीतिकाल। पहले वाले को क्या कहा था मैंने, भक्ति काल, और इसको क्या कहते हैं, रीतिकाल। क्यों, क्योंकि यहां पर कवियों ने क्या है, श्रृंगार की बातें लिखना शुरू कर दी थी और नीति परक दोहे लिखना शुरू कर दिए थे। क्या लिख दिए थे, नीति परक दोहे, कुंडलियां वगैरह लिखते थे, है ना। दोहे, रहीम के दोहे आपने सुने होंगे, है ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, है। तो ये इस प्रकार की नीति परक बातें इसमें लिखी जाने लगी। और बिहारी को कौन नहीं जानता भाई साहब, बिहारी को कौन नहीं जानता, बहुत ही जबरदस्त इंसान था और श्रृंगार की खूब बातें लिखी है उस आदमी ने। अब ध्यान देना, क्या उत्तर मध्यकालीन, क्या पढ़ रहे हैं हम, उत्तर मध्यकाल पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको खास खास बातें बता दी हैं इसमें। इसमें ध्यान देना, क्या मैं आपको बताऊंगा, क्या मनसाराम, मनसाराम की एक रचना है रघुनाथ रूपक। क्या है भाई साहब, रघुनाथ रूपक। ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा हुआ है, मनसाराम की कौन सी रचना है, रघुनाथ रूपक। मनसाराम की कौन सी रचना है, रघुनाथ रूपक। ये मनसाराम कौन थे भाई साहब, तो मारवाड़ महाराजा मान सिंह के दरबारी थे ये। यानी मनसाराम कौन थे, मारवाड़ महाराजा, मारवाड़ के राजा, मारवाड़ राजा मान सिंह के दरबारी थे ये, मान सिंह के दरबारी। इतनी बात याद हो जाएगी। मनसा राम, यानी एक तरफ राम एक तरफ रघु। अरे राम ही तो रघु है, राम ही तो रघु है, रघु ही राम है, इसमें क्या याद करना, टाबर की टेंशन में ज्यादा आ जाए। तो देखो मनसा राम, राम ही तो रघु है, रघु ही तो राम है, ठीक है। तो मनसा राम ने क्या लिखा, रघुनाथ रूपक लिखा। क्या लिखा, रघुनाथ रूपक। एक इसमें थोड़ा सा मतलब क्या है, बात चली गई है तो बता देता हूं। कृपाराम, कृपाराम खीड़िया, कृपाराम खीड़िया ने लिखा राजिया रदुआ। क्या लिखा, राजिया रदुआ। इसे राजिया रसोल्ठा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजिया रसोल्ठा, ठीक बात। यानी क्या लिखा, राजिया रदुहा। किसने लिखा, कृपाराम खेड़िया ने, कृपाराम खेड़िया, ठीक बात है। कृपाराम खेड़िया ये सिक्कर से थे, हाँ, राव लक्ष्मण सिंह के दरबार में थी, सिक्कर से, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा अपने, इसका राजिया कौन था, राजिया इनका सेवक था, राजिया इनका क्या था, सेवक था, राजिया, राजिया इनका सेवक था। तो राजियो एक दिन टेंशन में आ गयो, टेंशन में बैठे हो, तो कृपाराम जी की बैठे बैठे चिलम पीण लग गया। राजियो टेंशन मारियो 2-3 दिनों, तो कृपाराम जी गौर करी गए माथा के ऊपर टेंशन की लिखना ज्यादा है। तो कृपाराम जी पूछो राजिया ने, राजिया के बात है, ये तो टेंशन में क्यों रहे। तो राजियो बोले, ओ जी महाराज ये है, मेरा ब्याह तो हो गया, ब्याह यानी कम से कम 10 साल हो गया, लेकिन टाबर को नहीं, के कोनी टाबर को नहीं। कहना मतलब हो गया मेरो वंश आगे क्या चल गो, मतलब मेरो नाम तो डूब गयो, मेरो नाम लेना रह गया, कोई कौन बच्चो। तो कृपाराम जी बोले बस इतनी सी बात, बोले हाँ टेंशन ना लेगा, अब मैं जो भी चीज लिखूंगा, मतलब अब मैं जो भी रचना लिखूंगा उसमें तेरा नाम जरूर आएगा, लास्ट में राजियो नाम जरूर आओगे, ठीक बात। राजियो बोले जी मैं क्या विश्वास करूं। कृपाराम जी हाथों हाथ ही एक मतलब चला के मारे दो, पाटा पीड़ उपाव, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तलवारिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि तलवार का अगर घाव लग जाए तो मतलब आपा क्या कर लिया, पाटा पूरी कर लिया, क्या कर लिया, पाटा पूरी कर गए, वो तलवार को घाव धीरे धीरे ज्यो ज्यो टाइम बीते तो वो सही भी हो जाए। यानी कहने का मतलब दोबारा सुनना, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तलवारिया, वहे जीवरा घाव रति औषध ने राजिया। मतलब जका जीभ का बाण, मतलब शब्द भेदी बाण जका आपा मारा कहेंगे, मतलब कहनी उल्टो बोला या फिर आपा चुभती बात करा, बैंगी कोई औषधि को नहीं, राजिया ध्यान रखी। कहना मतलब कृपाराम खेड़िया बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये पूछा जाता है कृपाराम खेड़िया की रचना कौन सी है, राजियारा दूहा, राजियारा सोरठा भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, राजियारा सोरठा। बात समझ में आ गई। मैंने कहा था ना सिक्कर के राव लक्ष्मण सिंह के ये क्या थे, दरबारी कवि थे। इतनी बात समझ में आ गई क्या गुरु जी, बहुत शानदार बात बताइए थे। एक बात और बताऊंगा मैं, कृपाराम हित तरंगिणी, हित हित तरंगिणी, क्या है, हित तरंगिणी, कृपाराम हित तरंगिणी,
तरंगिणी को नहीं है। एक मिनट रुकना भाई, हालांकि हिंदी का विद्यार्थी हूं लेकिन फिर भी गलतियां बहुत होती है। हित, हाँ ऐसे लिखा जाएगा शायद, हित तरंगिणी। 1541 1541 में लिखा गया था। रीति निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है ये, इसलिए बता दिया मैंने क्या है। रीति निरूपण का प्रथम ग्रंथ। कोई पूछ ले आपसे कि रीति निरूपण का प्रथम ग्रंथ बताओ, तो कृपाराम की हित तरंगिणी, कृपाराम की हित तरंगिणी। किसी पे कृपा करो, किसी पे कृपा करो, किसी का हित करो, बात एक ही है, बात एक ही है दोस्तों। भाई किसी का हित करो आप और किसी पर कृपा करो, बात एक ही है, ठीक है। 1541 में कृपाराम खेड़िया, राजगिया रदुआ राव लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे। राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबार में थी। तो इतनी बातें आपका समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और नंबर 4 पर बात करेंगे आधुनिक काल, ठीक है। क्या लिखेंगे? आधुनिक काल। वैसे तो हिसाब से होना चाहिए नंबर 3 ये, क्या? आधुनिक काल, क्योंकि हमने दूसरे के क्या कर दिए थे, 2 पार्ट किए थे। तो आधुनिक काल 1850 से लेकर टू बी कंटिन्यू। आधुनिक काल में क्या हुआ? 1850, गौर करना सन पे। 1850 इस समय हमारे देश के ऊपर कौन लोग थे? तो अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों का शासन था, जनता उनसे भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का शोषण कर रहे थे बहुत ही भयंकर तरीके से। आप ध्यान देना, लोग परेशान हो गए तो कवि भी परेशान हो गए। तो कवियों ने क्या किया? राष्ट्रप्रक भावना से ओतप्रोत होकर यहां पर क्या है, राष्ट्रप्रक मतलब राष्ट्रप्रक रचना लिखी जाने लगी। और अंग्रेजों के विरुद्ध भी काव्य लिखे गए। क्या लिखे गए? अंग्रेजों के विरुद्ध भी काव्य लिखे गए। लोगों में जन चेतना जगाने वाले काव्य भी लिखे गए कि जागो ग्राहक जागो, ठीक बात है। तो ध्यान देना, क्या अंग्रेजों का शासन था, ठीक बात है। इसलिए यहां पर क्या है, राष्ट्रप्रक व जन चेतना जगाने वाले काव्य लिखे गए, ठीक बात, ठीक है सर। इसका मतलब आप समझ गए यहां पर कैसी रचना हो सकती है। और हमारे राजस्थान में मतलब क्या है, ऐसी बात हो और इस कवि का नाम ना आए, तो ये तो भाई साहब विडंबना है। किसका नाम है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्यमल मिश्रण जो है, इनका जन्म कहां हुआ था? ये रहने वाले थे बूंदी के। कहां के? बूंदी के हरना गांव में इनका जन्म हुआ था। बूंदी के हरना गांव में, बूंदी के हरना गांव में इनका जन्म होता है दोस्तों। बूंदी के हरना गांव में, ठीक बात, इनका जन्म होता है। बात समझ में आ गई? बूंदी के हरना गांव में सूर्यमल मिश्रण का जन्म होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बूंदी नरेश राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी नरेश राम सिंह के दरबार में रहते थे। किसके? बूंदी नरेश राम सिंह के दरबार में थे, दरबारी कवि। और क्या लिखते थे भाई साहब, गजब। बूंदी नरेश राम सिंह के दरबार में थे। सूर्यमल मिश्रण, जन्म बूंदी के हरना गांव में था। जन्म कहां हुआ था? बूंदी के हरना गांव में। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो हो गई क्या? प्रसिद्ध, बहुत ही भयंकर प्रसिद्ध। क्या गुरु जी कौन कौन सी है? देखो, यानी सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आप लोग जानते हो, वंश भास्कर, वीर सतसई। कौन नहीं जानता? वीर सतसई, वीर सतसई, समझ में आया ना? वंश भास्कर, वीर सतसई, वंश भास्कर, वीर सतसई। धातु रूपावली, नहीं एक मिनट रुको भाई, टू भी कंटिन्यू चलेंगे। हाँ, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, छंद मयूख, राम रंजाट, राम रंजाट। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो खास करके याद रखना आप। वंश भास्कर, वीर सतसई, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, राम रंजाट। राम रंजाट, सती रासो, अरे सती रासो, क्या? सती रासो। बलवंत विलास, क्या? बलवंत विलास, बलवंत विलास।
आज तक जो एग्जाम हुआ है, आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें ये 2 रचनाएं पूछी गई हैं, 2 रचनाएं पूछी गई हैं। और ज्यादा ही थारी की किस्मत अगर खराब है तो ए भी पूछ सके। छंद मयूक, राम रंजाट, सती रासो, बलवंत विलास, सती रासो, बलवंत विलास, एक रचना इनकी और है जो मैं पीछे बोल के चला गया था, धातु रूपावली। क्या है? धातु रूपावली। यहां लिखता हूं, धातु रूपावली। कौन सी है? धातु रूपावली। समझ में आ गया? एक बार फिर देख लो। अरे एक बार फिर देख लो, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, राम रंजाट, सती रासो, बलवंत विलास, धातु रूपावली। अब ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट, वंश भास्कर जो रचना है ये रचना पूरी नहीं कर पाए थे। वंश भास्कर रचना किसने पूरी करी थी? ये प्रश्न पूछ लिया, ये प्रश्न पूछ लिया भाई साहब। यानी वंश भास्कर जो ये रचना है ये इनके दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र को मतलब जानो, गोद लेडो टाबर के गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र मुरारी दान। क्या नाम था? मुरारी दान ने इसे पूरा किया था। वंश भास्कर, वंश भास्कर किसने पूरी करी थी? तो दत्तक पुत्र मुरारी दान। ये लो, अब मैं लगा देता हूं सूर्यमल मिश्रण जी को स्टार, क्योंकि ये बड़े काम के इंसान है भाई साहब। ये 1% देख कर ही जाते हैं, ठीक बात है। आधुनिक काल में सूर्यमल मिश्रण को आप बोल नहीं सकते। और बहुत से कवि हैं जो आधुनिक काल में जिन्होंने अपना झंडा गाड़ा था, लेकिन उनको हम बाद में पढ़ेंगे कभी। कभी का मतलब ये हो गया आगे आने वाली क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमने पढ़ा है और मुझे आशा है कि आपके समझ में भी आया है। नो टेंशन, नो डाउट, समझ में आ गया। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, खोलकर बता दी है। ठीक बात है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो जिस तरह से मैंने आपको याद करवाया है उसी तरह से याद रखना। ये हमने पढ़ लिया है, भाषा का स्वरूप देखा हमने, फिर हमने ये भी देख लिया, और फिर हमने गुर्जरी अब्रस मतलब मोती और मुंशी, मोती और मुंशी। उसके बाद में हमने ये देखा है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के आसपास, और 12 को उल्टा कर दो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस है। फिर हमने राजस्थानी भाषा का विकास देखा है, गुर्जरी अब्रस, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी। क्लियर? फिर हमने देखा उद्योतन सूरी। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आप बोल नहीं सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राचीन साहित्य को मैंने और मध्यकालीन साहित्य को डिवाइड करके आपको बता दिया भाई साहब। और ये वीरगाथा काल भी नाम भी आपको बता दिया। रणमल छंद याद रखना, रण है ना, युद्ध होता है तो किसी के धर देते हैं। उसके बाद ये मध्यकालीन साहित्य, कर्ण, कर्ण का मतलब कान तो तन पर ही होता है भाई साहब, कान तो क्या होता है? तन पर ही होता है। उसके बाद में माधो, माधो है तो राम है, राम है तो माधो है, और सायाजी झूला, सायाजी झूला। ठीक बात है। यहाँ पर क्या है? मनसा राम याद रखना, राम रघु, राम रघु। ये लो विद्यार्थियों, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आशा करता हूं आपको कहानी समझ में आएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक करेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और अगर आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझसे, वो कमेंट में डाल देना, वो टॉपिक मैं तैयार करके आपको आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक बात? थैंक यू वेरी मच, बाय। हाँ कर दो, बंद कर दो।